नमस्ते छात्रों। आज हम अभ्यास करने वाले हैं पर सवर्ण संधि का। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं पर सवर्ण संधि, परंतु इसमें एक बात यह है कि हम इसका अभ्यास पाणिनीय पद्धति से कर रहे हैं। अब क्या मतलब है मेरा पाणिनीय पद्धति से, यानी जो शालेय छात्र हैं, जो छठी सातवीं आठवीं में सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं, इनके लिए ये आज का वीडियो नहीं है, बल्कि ये तो उन छात्रों के लिए है जो कि लघु सिद्धांत कौमुदी का अभ्यास कर रहे हैं अथवा बीएएमएस की तैयारी कर रहे हैं। तो इन तरह के छात्रों के लिए ये आज का वीडियो होने जा रहा है। यानी ऐसे छात्र जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए, जो पाणिनीय पद्धति लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे हैं या फिर अष्टाध्यायी पढ़ रहे हैं, ऐसे छात्रों के लिए आज का हमारा ये वीडियो होने जा रहा है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि पाणिनीय पद्धति से हम पर सवर्ण संधि को किस तरह से सीखेंगे। तो जब भी हम बात करते हैं पाणिनीय पद्धति से, तो इसके अंदर हमें एक बात का ख्याल रखना पड़ता है कि पाणिनीय पद्धति से यदि हमें सवर्ण दीर्घ संधि सीखना है, माफ कीजिए पर सवर्ण संधि सीखना है, तो इसके लिए 3 सूत्र काम आते हैं और तीनों सूत्रों का हमें अभ्यास होना चाहिए। इसमें से पहले, और एक बात आप लोग ध्यान से देख सकते हैं कि तीनों सूत्रों के ये जो संख्याएं हैं, क्रमांक हैं, इन क्रमांकों से हम एक बात ध्यान में ला सकते हैं, और वो ये है कि तीनों के तीनों भी सूत्र अष्टम अध्याय के चतुर्थ पाद से हैं, यानी 8.4.58 ये जो नंबर है इनका। तो 8वें अध्याय के चौथे पाद का 58वां सूत्र अनुस्वारस्य जयी पर सवर्ण, 59वां सूत्र वा पदांतस्य और 60वां सूत्र तोरली। तो कुल मिलाकर ये तीनों जो सूत्र हैं, इन तीनों सूत्रों की मदद से हम पर सवर्ण संधि सीखने वाले हैं। ये तीनों भी एक क्रम से आने वाले सूत्र हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा पहला सूत्र, जो कि है 8वें अध्याय के चतुर्थ पाद का 58वां सूत्र अनुस्वारस्य ययि पर सवर्णः। तो ये जो सूत्र है, इस सूत्र का सबसे पहले हम शब्दार्थ करते हैं। देखिए, शब्दार्थ हम इसीलिए सबसे पहले कर रहे हैं क्योंकि इस सूत्र में कोई भी संधि नहीं हुआ है। अब चूंकि संधि नहीं हुआ है तो पदच्छेद भी नहीं होगा। अब पदच्छेद नहीं हुआ है तो हम सीधे सीधे इस सूत्र के शब्दार्थ पर आएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं सूत्र के ये जो 3 शब्द हमें दिख रहे हैं, अनुस्वारस्य ययि पर सवर्ण, इनका क्या अर्थ है। तो सबसे पहला जो शब्द है अनुस्वारस्य, यह शब्द षष्ठी विभक्ति में है, तो इसका मतलब बनेगा अनुस्वार का। और अनुस्वार का और आगे शब्द है ययि, दूसरा शब्द ययि। अब ययि का मतलब क्या है, यहाँ पर यय प्रत्याहार है और इस यय प्रत्याहार को सप्तमी विभक्ति लगाकर ययि प्रत्यय बना है। तो ययि का मतलब होता है यय में, अर्थात यय प्रत्याहार परे होने पर, यानी अनुस्वार का यय प्रत्याहार परे होने पर, यानी यय में पर सवर्ण, यानी पर सवर्ण होता है। ध्यान से समझिए, अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण। अनुस्वारस्य कह, अनुस्वारस्य कह, अनुस्वारस्य पर सवर्ण। अनुस्वारस्य कुत्र पर सवर्ण, तो अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण, यानी जब अनुस्वार यय में जाएगा, यानी अनुस्वार के बाद यय आएगा, तब उसका पर सवर्ण होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब हम इस सूत्र का हिंदी अर्थ देखेंगे इन तीनों शब्दों की मदद से। तो कुल मिलाकर इतना ही है कि अनुस्वार का यय प्रत्याहार परे होने पर सवर्ण होता है। अब मुझे एक बात पता है कि आप लोगों को इतना सब कुछ समझने के बाद कुछ भी नहीं समझाऊंगा, तो हम इस चीज को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। लेकिन उससे पहले हमें एक बात समझनी है, और वो ये बात है कि पर सवर्ण किसे कहते हैं। देखो, हमने बहुत बार पर सवर्ण संधि सीख रहे हैं, लेकिन हमें एक बार ये भी देखना पड़ेगा कि व्हाट इज पर सवर्ण। तो देखो, पर सवर्ण इस शब्द में 2 शब्द है। पहला है पर का मतलब होता है बाद में आने वाले, जिसको हम अंग्रेजी में फॉलोइंग कह सकते हैं। और दूसरा शब्द है सवर्ण। तो सवर्ण किसे कहते हैं, इसके बारे में हमने तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम इस सूत्र में सीख रखा है। यदि आपको सवर्ण के बारे में और विस्तार से जानना है तो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम इस सूत्र की व्याख्या देखिए, मैंने भी की है, तो उसको आप देख सकते हैं।
तो अब कुल मिलाकर हमारे पास दो शब्द है, पर और सवर्ण। पर यानी बाद वाला और सवर्ण यानी तुल्य से प्रयत्न सवर्णम, यानी जिनका मुंह के द्वारा उच्चारित प्रयत्न जो समान होता है उसको सवर्ण कहते हैं। तो बाद में आने वाले वर्ण का सवर्ण उसे कहते हैं पर सवर्ण। तो ये सारी की सारी व्याख्याएं ही हो रही है। हम इस चीज को एक बार इसी सूत्र को समझते हैं गणितीय पद्धति से। देखो यह हमारी स्थिति है। सबसे पहले देखिए अनुस्वार अनुस्वार प्लस य, ऐसी स्थिति में हमारा परस वर्ण आएगा। देखिए समझिए, अनुस्वार कब आएगा? अनुस्वारः अधिकम य, ऐसी जब स्थिति होगी तो ऐसी स्थिति में देखो क्या होगा, तो अनुस्वार विल बी चेंज इनटू परस वर्ण, यानी अनुस्वार के जगह पर परस वर्ण आ जाएगा। अब ये कैसे आ जाता है तो हम एक उदाहरण से समझेंगे। देखिए हमारे पास एक धातु है मुच धातु। इस मुच धातु से मुंचती क्रियापद बनता है, जिसका मतलब होता है छोड़ता है, रिलीज करता है। तो मुंचती में हमें इस सूत्र का काम पड़ेगा। यहाँ पर परस वर्ण होगा, कैसे होता है, कहाँ होता है, देखते हैं। देखिए वैसे तो हमारा धातु मुच है, लेकिन यहाँ पर जो मैंने लिखा है आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मुंह के ऊपर एक अनुस्वार आया है, सामने एक अ आया है और ती आया है। अब मुंच के बाद ये पहले धातु तो मुच ही था, मुंह के ऊपर अनुस्वार नहीं था, एक बिंदु नहीं था। लेकिन यहाँ पर जो कंस में मैंने लिखा है, ब्रैकेट में जो लिखा है, वहां पर आप लोग देख सकते हैं कि मुंह के ऊपर एक बिंदु है, अनुस्वार आ चुका है। ये कहाँ से आया है? बाद में प्लस के करके अ आया है, बाद में टी आया है। ये लकार प्रकरण का विषय है। जब हम लकार प्रकरण सीखेंगे तो इन सारी बातों के भी समझेंगे। अभी हमें केवल मुंच इतने से ही अंग पर ध्यान देना है, तो मैं उसी का विस्तार करूंगा यहाँ पर सामने। तो देखिए ये जो मैंने कंस में लिखा था मुंच, उसके अंदर क्या है, तो उसके अंदर है म, उ, अनुस्वार और च। कुल मिलाकर इतने 4 वर्णों से मुंच बना हुआ है। अब इनमें से भी हमें केवल अनुस्वार जमा च इतने को ही देखना है। क्या हुआ है यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो अनुस्वार और अनुस्वार के बाद य आया है, अर्थात क्या हुआ है, क्या समझा आप लोगों ने? ये सब कि अनुस्वार है और अनुस्वार के बाद च था, तो इसका मतलब यह है कि अनुस्वार को फॉलो किया है च ने, और च एक य प्रत्याहार का वर्ण है। अब प्रत्याहार कैसे बनते हैं तो इसके लिए हम संज्ञा प्रकरण में समझ चुके हैं प्रत्याहार कैसे बनते हैं। तो अब है वर्ड इस सूत्र के य इस वर्ण से कपय इस वर्ण के य तक जितने भी बीच में वर्ण आएंगे उन सभी वर्णों को हम यह प्रत्याहार मानेंगे, और यह च इन्हीं में से एक है। तो अनुस्वार जमा च, च का मतलब है यय, तो यह प्रत्याहार का एक वर्ण, यह इस ग्रुप का वर्ण तो यहाँ पर आ चुका है। तो ऐसी स्थिति में हम पर सवर्ण कर सकते हैं। अब पर सवर्ण किसके स्थान पर करने के लिए कहा गया है, तो अनुस्वार के स्थान पर। तो अब मैं अगले चरण पर जा रहा हूँ। तो अगले चरण पर देखिए, जहाँ पर मैंने ऊपर अनुस्वार रह लिखा था उसी की जगह पर अब पर सवर्ण आ चुका है। ठीक, अब हमें पर सवर्ण करना है। अब पर सवर्ण किसे कहता है, मैंने पिछले कुछ स्लाइड्स में मैंने आप लोगों को समझाया था, तो उसके अनुसार अब यहाँ पर देखिए पर सवर्ण होने जा रहा है। किसके स्थान पर पर सवर्ण हुआ है, तो अनुस्वार के स्थान पर सवर्ण हो चुका है। अब पर सवर्ण का मतलब क्या होता है, बाद में आने वाले वर्ण का सवर्ण। अब यहाँ पर बाद में कौन सा वर्ण आया है, तो बाद में आया है यहाँ पर च, तो च का ही कोई सवर्ण यहाँ पर आएगा। अब च के सवर्ण कौन कौन से हैं, तो च का उच्चारण स्थान है तालु। समझ लीजिए यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है पर का मतलब है पर वर्ण, तो पर च है, तो च का सवर्ण है अनुस्वार के स्थान पर होगा। और च के सवर्ण है इचु येषा नाम तालु, इसमें आप लोगों ने देखा समझा पड़ा होगा, इचु येषा नाम तालु। तो ई च च ज य और श, कुल मिलाकर इतने सवर्ण हैं। अब मुझे बताओ अच्छा मित्रों कि अब आगे क्या होगा। देखो स्थानीय एक था, आगे जो बहुत आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम कुछ इस प्रकार से काम करेंगे। देखिए यहाँ पर स्थानांतरतम इस सूत्र की मदद से हम फैसला करेंगे कि कौन आएगा। अब इनमें से सब में से न ही वहां पर बैठा, क्यों बैठा, क्योंकि इसके पीछे कारण है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है। और उसके बाद ये जो च के जितने भी सवर्ण आए थे
इन सभी में से एक अकेला ञ एक ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान भी नासिका है। तो दोनों का उच्चारण स्थान नासिका था, इसलिए हमने बाकी सबको हटा दिया और केवल न को वहां पर रहने दिया। तो इसीलिए अब आगे आएगा म, उ, न और च, और कुल मिलाकर इनका बनता है मुंच। सभी को अगर हम एक साथ जोड़ दे तो, और इस प्रकार से मुंच अ ती, जहां पर म के ऊपर अनुस्वार था, उस अनुस्वार के जगह पर अब मुंच पर सवर्ण हो चुका है, यानी पर यानी अनुस्वार के बाद में जो च था, च के जितने भी सवर्ण थे उन सवर्णों में से जो नासिका वाला था वो ञ हमने यहाँ पर रख दिया है और मुंचती हमें क्रियापद मिल चुका है। एक बार आप सब इस प्रक्रिया को देख लो, लगे तो स्क्रीनशॉट ले लो और समझ लो। यदि इसमें कोई शंका समस्या प्रश्न हो तो आप मुझे टिप्पणियों में यानी कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। पठ धातु है, पठ धातु से पठंती बनता है। पठंती यानी ब्लट लकार का बहुवचन, ये कैसे बनता है? तो देखो ये हमारे पास है पठंती, नश्चा पदांत से जली, इस सूत्र से यहाँ पर अनुस्वार की प्राप्ति हुई है। अभी जो ठंती है, इसके नीचे मैंने अधोरेखा लिखी है, यहीं पर हमारा कार्य होगा। तो मैं इसी को विच्छेद करके लिख रहा हूँ, ठ अ अनुस्वार त और ई। अब यहाँ पर जो अनुस्वार और त है, यहाँ पर हमारा संधि कार्य होने जा रहा है। कैसे होगा? अनुस्वार और अनुस्वार के बाद त आया है। अब सोचिए, क्या ये त यय प्रत्याहार का वर्ण है? तो हाँ है, यय प्रत्याहार के अंदर ये आता है। तो इसीलिए यहाँ पर अनुस्वारस्य ययी पर सवर्ण यह सूत्र लगेगा और हमारा कार्य बन जाएगा। कैसे बनेगा? कि ये था हमारा अनुस्वार, अनुस्वार के बाद आया त, यहीं पर हमारा संधि कार्य होने जा रहा है और अनुस्वार की जगह पर पर सवर्ण आ जाएगा यहाँ पर। अब पर सवर्ण यहाँ पर कैसे आएगा देखिए, समझो। यहाँ जो लिखा है इस वाक्य को समझो। यहाँ पर वर्ण त है, पर वर्ण यानी बाद में आने वाला वर्ण त है, तो त के सवर्ण यहाँ पर सारे के सारे आ जाएंगे। और वे कौन कौन से हैं? लुतुलसानाम दंता, तो ल, ल, त, द, ध, न, ल और स, ये सारे के सारे आएंगे यहाँ पर। अब देखो मैंने यहाँ पर इन सभी को लिख दिया है परस वर्ण के स्थान पर। अब देखो, स्थानीय एक था अनुस्वार, और उस एक अनुस्वार की जगह पर बैठने के लिए इतने सारे आ गए। अब इनमें से एक का चुनाव करना है, तो कैसे चुनेंगे? यहाँ पर पुनः स्थानीय अंतरतम सूत्र लगेगा। कैसे लगेगा देखिए, यहाँ पर मैंने समझाया है। अनु जो लिखा है, अनु और बाद में सर्कल लिखा है, तो अनु का मतलब है अनुस्वार। अनुस्वार का उच्चारण स्थान है नासिका, मैंने वहाँ पर गलती से नासिक लिखा है, वहाँ पर नासिका चाहिए। तो नासिका है और न का भी उच्चारण स्थान नासिका है, तो दोनों का उच्चारण स्थान नासिका होने की वजह से बाकी सारे यहाँ से चले जाएंगे और केवल न ही वहाँ पर बच जाएगा और न जमा तो ऐसी स्थिति हमें मिल जाएंगी। अब आगे क्या हुआ? अब वापिस हम पहला जो हमारा उदाहरण था उसी के अंदर इस चीज़ को रख देंगे। तो हमारे पास पहले क्या था? ठ अ अनुस्वार त और ई। अब अनुस्वार की जगह पर हमने इतनी सारी प्रक्रिया करके न को लाया है, तो उसको हम बीच में रख देंगे। तो ठ अ न त ई मिला दो सभी को, सभी को मिलाने के बाद ठंती बनता है, और इस ठंती को हम पठंती में रख देंगे तो पठंती हमारा क्रियापद मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये अनुस्वार के जगह पर सवर्ण जो आया है उसका काम होता है। पहले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि मुच धातु का मुंचती बना था, ठीक उसी अब वहाँ पर अनुस्वार के जगह पर न्य आया था, लेकिन यहाँ पर नल वाला न आया है। तो दोनों में फर्क समझिए। पर सवर्ण यानी बाद में आने वाले जो वर्ण है उनका सवर्ण हो जाता है, और वो भी नासिका वाला ही होना चाहिए। अब इसी प्रकार से कुछ उदाहरणों का हम अभ्यास कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर पंडित का पंडित किस तरह से ये पर सवर्ण हुआ आप लोग देख सकते हैं। अंक, यहाँ पर पर वर्ण क है, तो क का सवर्ण आएगा। क के सवर्ण जितने भी है, क ख ग घ ङ अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है इस सूत्र के अनुसार, तो उनके अंदर नासिका वाला तो ङ है, ड के बाद टिम्बर यहाँ पर आता है वो। जगदम्बा, अब यहाँ पर जो अनुस्वार है, द के ऊपर अनुस्वार है, लेकिन उसके पर वर्ण ब है, तो ब कहाँ पर आता है? तो उपपदमानी या नाम ओष्ठो, इसके अंदर प वर्ग का वो है ब, तो इसलिए ब के अनुसार पर सवर्ण होगा, और ब जो आता है प वर्ग में, तो प वर्ग का अनुनासिक आता है म। तो जगदम्बा को हमने इस प्रकार से लिखा, जगदम्बा। देखो अनुस्वार की जगह पर म लिखा है।
ठीक शंख भी वैसा ही आएगा। किस प्रकार की यहाँ पर प्रक्रिया होंगी, ख आया है सामने तो ख आता है, क ख ग घ ङ, तो उस हिसाब से शंख में जो श के ऊपर अनुस्वार था उसकी जगह पर ड टिम्ब वाला वो नासिक वहाँ पर आ चुका है। तो इस प्रकार से मैंने आप सभी को पर सवर्ण संधि सिखाया है, लेकिन अब इतने से हमारा काम नहीं बनता है। अवशिष्ट सूत्र द्वयम, ये दो सूत्र अभी हमें सीखने बाकी है। इन दोनों सूत्रों के अभ्यास किए बगैर हम पूरा का पूरा पर सवर्ण संधि नहीं सीखते हैं। तो इन सूत्रों को हम बाकी आने वाले कुछ वीडियो में देखेंगे, और तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए। जैसे ही मैं उन वीडियो को बनाऊंगा आपको लिंक ज़रूर दे दूंगा। धन्यवाद।